नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नोट्सबुक पर। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं आईपीसी भारतीय दंड संहिता को। देखिए, भारतीय दंड संहिता भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराध की परिभाषा और दंड का प्रावधान करता है। भारतीय दंड संहिता के लिए प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। यह एक पारित हुआ था 1833 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष एमसी सीतलवाड़ थे। वर्तमान में 22वां विधि आयोग चल रहा है। आईपीसी एक्ट पारित हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को और लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 को। सीआरपीसी एक्ट पारित हुआ था 1973 में और लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को। आईपीसी के तहत पुलिस आपराधिक मामले दर्ज करती है, जबकि सीआरपीसी के तहत आगे की कार्यवाहियां जांच, पड़ताल या छानबीन करती है। आईपीसी के अंतर्गत 23 विषय और 511 धाराएं हैं, जबकि सीआरपीसी के अंतर्गत 37 विषय और 484 धाराएं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आईपीसी की और देखते हैं आईपीसी के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत 23 चैप्टर में देखिए, सबसे पहले है चैप्टर 1 के अंतर्गत उद्देशिका, जो कि धारा 1 से लेकर के 5 तक है। इसके अंतर्गत आईपीसी का नाम और उसका प्रवर्तन का विस्तार क्षेत्र कहाँ तक लागू होगा, कहाँ तक नहीं लागू होगा। दूसरा में दिया गया है सामान्य स्पष्टीकरण या परिभाषा, जो कि धारा 6 से लेकर के 52A तक है। इसके अंतर्गत लिंग, वचन, व्यक्ति, संपत्ति और सरकार आदि की परिभाषा दिया गया है। 3 के अंतर्गत दिया गया है दंड के विषय में विस्तृत जानकारी, जो कि धारा 53 से लेकर के 75 तक है। इसके अंतर्गत किस अपराध के लिए कौन सी सजा होगी, ये सब का प्रावधान किया गया है। 4 में दिया गया है सामान्य अपवाद प्लस निजी सुरक्षा का अधिकार, जो कि धारा 76 से लेकर के 106 तक है। इसके अंतर्गत अनजाने में या सेल्फ डिफेंस में किया गया अपराध आदि शामिल है। 5 के अंतर्गत दिया गया है दुष्प्रेरण या उकसाने की वजह से अपराध। इसके अंतर्गत अपराध करने के लिए उकसाया जाता है, जो कि धारा 107 से लेकर के 120 तक है। 5A में दिया गया है आपराधिक साजिश, 120A से लेकर के 120B तक है। 6 में दिया गया है राज्य के विरुद्ध अपराध, जो कि धारा 121 से लेकर के 130 तक है। इसके अंतर्गत भारत सरकार के प्रति युद्ध छेड़ना या युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करना, भारत के सुरक्षा संबंधी मामलों को लीक करना या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना आदि शामिल है। 7 में दिया गया है तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स से संबंधित अपराध, जो कि धारा 131 से लेकर के 140 तक है। इसके अंतर्गत सेना आदि को विद्रोह के लिए उकसाना या सेना के भेष बदलकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना आदि शामिल है। 8 के अंतर्गत दिया गया है सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, जो कि धारा 141 से लेकर 160 तक है। इसके अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य जिससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ता हो, एग्जाम्पल के लिए हिंसा आदि मामलों में शामिल होना, दंगा करना या तोड़फोड़ करना। 9 में दिया गया है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध, जो कि धारा 161 से लेकर 171 में है। इसके अंतर्गत लोक सेवकों द्वारा विधि या कानून की अवज्ञा किया जाता है, यानी कि उसको न ही फॉलो किया जाता है। 9A में दिया गया है चुनाव से संबंधित अपराध, जो कि धारा 171A से लेकर के 171I तक है। इसके अंतर्गत चुनाव में रिश्वतखोरी या डरा धमकाकर वोट लेना आदि शामिल होता है। 10 में दिया गया है लोक सेवकों के विधिपूर्ण अधिकार के विरुद्ध अवमानना, जो कि धारा 172 से लेकर के 190 तक है। इसके अंतर्गत लोक सेवकों के कार्य में बाधा डालना या उन्हें डराना धमकाना आदि शामिल है। 11 में दिया गया है झूठा साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, जो कि धारा 191 से लेकर के 229 तक है। इसके अंतर्गत झूठे सबूत पेश करना या न्यायाधीश का अपमान करना आदि शामिल है। 12 में दिया गया है भारतीय रुपया, पैसा तथा स्टाम्प से संबंधित अपराध, जो कि धारा 230 से लेकर के 263A तक है। इसके अंतर्गत रुपया, पैसा या स्टाम्प को नकल करना आदि शामिल है। 13 में दिया गया है माप तौल से संबंधित अपराध, जो कि धारा 264 से लेकर के 267 तक है। इसके अंतर्गत कम तौलना आदि शामिल है।
14 में दिया गया है लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा नैतिकता तथा शिष्टाचार से संबंधित अपराध, जो कि धारा 268 से लेकर के 294 ए तक है। इसके अंतर्गत मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करना, सार्वजनिक जल स्रोतों को गंदा करना, वायुमंडल आदि को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक उपद्रव करना या अश्लील पुस्तकें बेचना आदि शामिल है। 15 में दिया गया है धर्म से संबंधित अपराध, जो कि धारा 295 से लेकर के 298 तक है। इसके अंतर्गत धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना, धार्मिक सम्मेलन में विघ्न उत्पन्न करना या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना आदि शामिल है। 16 में दिया गया है मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, जो कि धारा 299 से लेकर के 377 तक है। इसके अंतर्गत हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या करना, गर्भपात करना, गंभीर चोट करना, एसिड अटैक करना, हमला करना, यौन उत्पीड़न करना, किडनैपिंग करना आदि मामले शामिल हैं। 17 में दिया गया है संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध, जो कि धारा 378 से लेकर के 462 तक है और यह सबसे बड़ा अध्याय है, यानी कि सबसे बड़ा चैप्टर है। इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा अपराधों को कवर किया गया है। इसके अंतर्गत चोरी, डकैती, लूटपाट या धोखाधड़ी द्वारा संपत्ति की ठगी किया जाता है। 18 में दिया गया है दस्तावेज तथा संपत्ति चिन्हों आदि से संबंधित अपराध, जो कि धारा 463 से लेकर के 489 ए तक है। इसके अंतर्गत जाली दस्तावेज, झूठे संपत्ति चिन्हों आदि का प्रयोग और नकली नोट छापना आदि शामिल है। 19 में दिया गया है सेवा संविदा का आपराधिक भंजन, विश्वास में सेंध या विश्वासघात आदि से संबंधित अपराध, जो कि 490 से लेकर के 492 की धारा में आता है। 20 में दिया गया है विवाह से संबंधित अपराध, जो कि धारा 493 से लेकर के 498 तक आता है। इसके अंतर्गत धोखे से शादी करना या संबंध बनाना आदि शामिल है। 20A में दिया गया है घरेलू हिंसा या दहेज प्रताड़ना से संबंधित अपराध, जो कि धारा 498 ए के अंतर्गत आता है। 21 में दिया गया है मानहानि से संबंधित अपराध, जो कि धारा 499 से लेकर के 502 के अंतर्गत दिया गया है। मानहानि के अंतर्गत किसी के खिलाफ गलत टिप्पणी करना, झूठी बातें फैलाना या उसके प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ बोलना या लिखना या लिखवाना भी शामिल होता है। 22 के अंतर्गत दिया गया है आपराधिक अपमान या रिष्टीकरण से संबंधित अपराध, जो कि धारा 503 से लेकर के 510 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत किसी के साथ बदतमीजी करना या दुर्व्यवहार करना आदि शामिल है। 23 के अंतर्गत दिया गया है अपराध करने का प्रयत्न करना, जो कि धारा 511 के अंतर्गत आता है और यह सबसे छोटा चैप्टर है। इसके अंतर्गत काफ़ी कम धाराओं को कवर किया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आईपीसी की धाराओं के बारे में जानते हैं कि किस धारा में क्या क्या लिखा गया है। तो देखिए धारा 1 के अंतर्गत लिखा गया है संहिता का नाम और उसका विस्तार क्षेत्र। संहिता का नाम हो गया इंडियन पेनल कोड, जिसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय दंड संहिता, और उसका विस्तार क्षेत्र हो गया भारत के अंतर्गत किसी भी राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों में। दूसरा के अंतर्गत आ गया है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड आईपीसी के तहत दिया जाएगा। यदि उस अपराध का प्रावधान आईपीसी के अंतर्गत नहीं किया गया है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। अपवाद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अपवाद के अंतर्गत पीएम, प्रेसिडेंट, राजदूत, विदेशी संप्रभु, विदेशी सेना आदि इसके अंतर्गत शामिल हैं। ये लोग अपवाद में हैं, इन पर आईपीसी नहीं लगता है। चौथा में दिया गया है भारत में रजिस्टर जलयान या वायुयान पर होने वाले अपराध, चाहे वह देश के अंदर हो या किसी विदेश में भी हो, तो उस पर भी आईपीसी के तहत ही दंड दी जाएगी। 5 में दिया गया है कुछ अपवादों पर आईपीसी का प्रभाव न होना। एग्जाम्पल के लिए सेना आदि मामले में सेना अधिनियम 1950 के तहत उन्हें दंडित किया जाता है। 8 में दिया गया है लिंग की परिभाषा, यानी कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। 9 में दिया गया है वचन की परिभाषा, मतलब कितने लोगों ने उस अपराध को अंजाम दिया है। 10 में दिया गया है स्त्री और पुरुष की परिभाषा, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, अर्थात वह 5 साल की अगर जो स्त्री है, बच्ची भी है तो उसे स्त्री ही कहा जाएगा, और 5 साल का बच्चा है तो उसे पुरुष कहा जाएगा। ये नहीं कि पुरुष के स्थान पर उसे बच्चा और स्त्री के स्थान पर उसे बच्ची कहा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सभी के लिए स्त्री और पुरुष ही लिंग को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है।
11 के अंतर्गत दिया गया है व्यक्ति की परिभाषा। व्यक्ति के अंतर्गत महिला, पुरुष, कल, कंपनी, कारखाना, निकाय आदि सभी चीजें शामिल होते हैं। 12 के अंतर्गत दिया गया है लोक, समुदाय एवं वर्ग की परिभाषा। इसके अंतर्गत समूह आदि की परिभाषा दिया गया है। 13 में दिया गया है क्वीन की परिभाषा। क्वीन का मतलब होता है जुआ खेलना या सट्टा लगाना आदि। 14 के अंतर्गत दिया गया है सरकार के सेवक की परिभाषा। सरकार के सेवक वे होते हैं जो सरकार द्वारा ही वेतन या भत्ते प्राप्त करते हैं। 17 में दिया गया है सरकार की परिभाषा। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही आते हैं। 18 में दिया गया है भारत की परिभाषा और 19 में दिया गया है न्यायाधीश की परिभाषा और 20 में दिया गया है न्यायालय की परिभाषा। 21 के अंतर्गत दिया गया है लोक सेवक की परिभाषा। देखिए लोक सेवक कहते किसे हैं, तो जो लोग लोगों के सुरक्षा सुविधा से जुड़े व्यक्ति होते हैं या जो लोग सामान्यतः सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं वे सामान्यतः लोक सेवक के कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए पुलिस, कोतवाल, सिक्योरिटी गार्ड, सांसद, सीएम, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष, न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, बिल विभाग के अध्यक्ष, टीचर, डॉक्टर आदि। तथा लोक सेवक कौन नहीं होंगे, एग्जाम्पल के लिए वार्ड पार्षद, ग्राम पंचायत के सदस्य, नगर पालिका के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य और विधायक। ये लोग लोक सेवक कब कहलाएंगे, जब ये लोग न्यायालय के सेवा के लिए कार्य कर रहे हों या न्यायालय के लिए कार्य कर रहे हों। 22 में दिया गया है जंगम या चल संपत्ति की परिभाषा। इसके अंतर्गत ऐसे संपत्ति जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर ले जाया जा सके उसे जंगम या चल संपत्ति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोना, चांदी, रुपया, पैसा आदि। और अचल संपत्ति किसे कहते हैं, जैसे कि घर हो गया, कुआं हो गया, रोड हो गया आदि, जिसे हम उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सके वह अचल संपत्ति कहलाता है। 24 में दिया गया है बेईमानी की परिभाषा। बेईमानी के अंतर्गत दोषपूर्ण लाभ होता है। इसके अंतर्गत मान के चलिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें कुछ ईमान ना हो। एग्जाम्पल के लिए यदि आप किसी होटल में खाना खाने गए हुए हो और बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 100 रुपये में एक प्लेट खाना आपको मिल जाएगा, पर खाना खाने के बाद वह आपसे 200 रुपये मांग रहा हो, तो यह बेईमानी के अंतर्गत आ जाएगा। 25 में दिया गया है कपट की परिभाषा। कपट में धोखा के साथ साथ क्षति भी होता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐड आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा कि 5,000 रुपया का हमारा कोर्स करें और घर बैठे करोड़ों कमाएं। ये सब कपट के अंतर्गत आया करता है। 28 में दिया गया है कूटकरण या नकल की परिभाषा। इसके अंतर्गत किसी भी चीज का सेम रूप में उतार देना कूटकरण या नकल कहलाता है। 29 के अंतर्गत दिया गया है दस्तावेज या अभिलेख की परिभाषा। 29 क के अंतर्गत दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या अभिलेख की परिभाषा। 30 में दिया गया है मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा। इसके अंतर्गत आया जाता है बॉन्ड, पेपर, इक्विटी आदि। 31 के अंतर्गत दिया गया है बिल या वसीयत की परिभाषा। इसके अंतर्गत मान के चलिए कि वसीयतनामा जिसे उत्तराधिकारी कहते हैं वो आ जाया करता है। 33 के अंतर्गत दिया गया है कार्य के लोप की परिभाषा। कार्य का लोप किसे कहते हैं, जो लोक सेवकों द्वारा कार्य को सही ढंग से न किया जा रहा हो या विलंब किया जा रहा हो। 34 के अंतर्गत दिया गया है सेम आशय वाले अपराध की परिभाषा। इसमें कॉमन इंटेंशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इसमें किसी अपराध को अंजाम देने के लिए उसमें सम्मिलित व्यक्ति का आशय सेम ही होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई भी इंसान चोरी करने जा रहा हो और चोरी करने में 10-20 व्यक्ति शामिल हैं तो वह सेम आशय वाले अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा। 40 के अंतर्गत दिया गया है अपराध की परिभाषा। जो भी कार्य कानून के अनुरूप गलत होते हैं उसे अपराध कहते हैं। 42 में दिया गया है स्थानीय विधि की परिभाषा। कुछ ऐसे जनजातीय क्षेत्र जहाँ के संरक्षण के लिए लोकल कानून होता है उसे ही स्थानीय विधि की परिभाषा कहा जाता है। 43 के अंतर्गत दिया गया है अवैध विधि की परिभाषा। अवैध विधि के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य जो विधि के विरुद्ध हो। एग्जाम्पल के लिए शराब, गांजा या दारू तथा मादक पदार्थों की बिक्री आदि करना। जैसे कि बिहार में शराबबंदी है फिर भी वहाँ के लोग यदि शराब बेच रहे हैं तो वह अवैध विधि के अंतर्गत आ जाएगा।
44 में दिया गया है क्षति की परिभाषा। क्षति के अंतर्गत शरीर, संपत्ति और मन, ख्याति आदि भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। 45 में दिया गया है जीवन की अधिकार की परिभाषा। स्वतंत्रता पूर्व और गरिमा के साथ जीवन इसके अंतर्गत भी शामिल है। 51 में दिया गया है शपथ की परिभाषा। शपथ या तो सिग्नेचर द्वारा किया जा सकता है या गीता और कुरान पर हाथ रखकर किया जा सकता है। 52 में दिया गया है सद्भावपूर्वक की परिभाषा। सद्भावपूर्वक कहते किसे हैं? तो जो भी कार्य ध्यान और सतर्कता के साथ किया जाता हो उसे सद्भावपूर्वक कहते हैं। 53 में दिया गया है दंड के प्रकार। दंड वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं: मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास, जुर्माना और संपत्ति की जब्तीकरण। 54 में दिया गया है मृत्यु दंड का लघुकरण या रूपांतरण, अर्थात किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसे आजीवन कारावास में बदल देना। 55 में दिया गया है आजीवन कारावास का लघुकरण या रूपांतरण। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी को आजीवन कारावास दे दिया गया है तो उसे कारावास में बदल दिया जाना। 61 में दिया गया है संपत्ति की जब्तीकरण। 63 में दिया गया है जुर्माने की रकम दोनों पक्षों को देखकर तय की जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी भी एकदम गरीब व्यक्ति को 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया जाए तो वह बेचारा कहाँ से देगा। 64 में दिया गया है जुर्माना न देने पर कारावास की सजा। 65 में दिया गया है जुर्माना और कारावास दोनों। 71 में दिया गया है कई अपराधों से मिलकर बना अपराध। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप किसी घर में चोरी करने के लिए गए और 1 घर, 2 घर और 10 घर में चोरी किया, परंतु 11वें घर में पकड़े गए तो सभी के लिए एक ही बार दंड दी जाएगी। ये नहीं कि यदि आपने 1 घर, 2 घर, 10 घर में अलग अलग दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि 1 घर में चोरी का प्रावधान के लिए 5 साल की सज़ा है तो 10 में चोरी किए हैं तब भी आपको 5 साल की ही सज़ा दी जाएगी। ये नहीं कि 10 के लिए 50 साल की सज़ा दी जाएगी। 73 के अंतर्गत दिया गया है एकांत कारावास। 74 के अंतर्गत दिया गया है एकांत कारावास की अवधि। 78 के अंतर्गत दिया गया है न्यायालय के आदेशानुसार किया गया कार्य। एग्जाम्पल के लिए, किसी को जेल कर देना, फांसी दे देना, एनकाउंटर कर देना या उस पर जुर्माना लगा देना। 80 के अंतर्गत दिया गया है दुर्घटना का हो जाना। दुर्घटना बिना आशय से होता है, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसके साथ दुर्घटना हो। 82 में दिया गया है 7 वर्ष से कम आयु के बालकों को अपराधी नहीं समझा जाएगा। जो भी बालक 7 वर्ष से कम के हैं उनमें शारीरिक और मानसिक क्षमता विकसित उतना नहीं हुआ होता है, इसलिए उन्हें अपराधी नहीं समझा जाएगा। 7 से 12 वर्ष के आयु के बालक यदि जानकार नहीं हैं तो उन्हें भी अपराधी नहीं समझा जाएगा। यहाँ पर विशेष बात इस पर ध्यान दीजिएगा कि यदि जानकार नहीं है तो, यदि जानकार हैं तो उन्हें अपराधी समझा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी बालक ने 10,000 रुपये चोरी करके और उससे फ़ोन खरीद लेता है तो वह अपराधी माना जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि पैसे से फ़ोन आ जाएगा, इसलिए उसे अपराधी समझा जाएगा, भले ही वह 7 या 8 साल का ही क्यों ना हो। 84 के अंतर्गत दिया गया है पागल या मंदबुद्धि व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध। इसे मैकनोटन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। मैकनोटन एक ब्रिटेन के मंदबुद्धि व्यक्ति था जो वहाँ के पीएम को मारना चाहता था किसी के उकसाने पर। 85 के अंतर्गत दिया गया है नशे में किया गया अपराध। 95 में दिया गया है तुच्छ अपहानि को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। 96 में दिया गया है सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट प्रतिरक्षा, जिसे निजी सुरक्षा का अधिकार भी कहा जाता है। 97 में दिया गया है शरीर और संपत्ति के लिए निजी रक्षा का अधिकार। 100 में दिया गया है सेल्फ डिफेंस में मृत्यु हो जाना, अर्थात खुद के रक्षा के दौरान किसी के वध कर देना यदि पता चलता है कि वह मुझे मार ही देगा तो। 115 में दिया गया है दुष्प्रेरण या उकसाने की वजह से हत्या। 117 में दिया गया है जनता को अपराध करने के लिए उकसाना, तथा जनता में कम से कम 10 व्यक्ति शामिल होते हैं। ये नहीं कि 4 व्यक्ति हो गए और उसे जनता कह दिए, ऐसा नहीं होता है। 120 में दिया गया है कारावास से बचने के लिए दंडनीय अपराध को छुपाना। 120 के क में दिया गया है षड्यंत्र रचना। 120 के ख में दिया गया है षड्यंत्र रचने के लिए दंड। 121 में दिया गया है भारत सरकार के प्रति युद्ध छेड़ना या युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करना।
124 के क में दिया गया है राजद्रोह या देशद्रोह की परिभाषा। 130 में दिया गया है मुंहबंदी या राजबंदी को भागने में सहायता करना। 132 में दिया गया है सेना आदि को विद्रोह के लिए उकसाना, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको फांसी तक दी जा सकती है। 140 में दिया गया है सेना की वर्दी पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना या ठगना। 141 में दिया गया है विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव के लिए 143 में दिया गया है दंड। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम एक साथ 5 व्यक्ति का होना आवश्यक है। 144 में दिया गया है खतरनाक हथियारों से लैस होकर विधि विरुद्ध जमाव करना। 144 यह आईपीसी के अंतर्गत आता है, खतरनाक हथियारों से लैस होकर विधि विरुद्ध जमाव करना, तथा सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत जनता कर्फ्यू लगाया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। 146 में दिया गया है राइटिंग करना, जिसका हिंदी में मतलब होता है बलवा या हिंसा करना, जिसके लिए 147 के अंतर्गत दंड दिया गया है। 148 में दिया गया है खतरनाक हथियारों से लैस होकर के राइटिंग करना। 151 में दिया गया है दंगा के लिए उकसाना। 151 के क में दिया गया है धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, प्रदेश या नस्ल के आधार पर लोगों को विभाजित करना। 159 में दिया गया है दंगा करना और 160 में दिया गया है दंगा करने के लिए दंड। देखिए, राइटिंग या बलवा या हिंसा ये प्राइवेट प्लेस पर होते हैं तथा दंगा पब्लिक प्लेस पर होते हैं, और इसमें दंगा में 2 पक्ष शामिल होते हैं और दोनों ही सक्रिय होते हैं। 166 के क में दिया गया है लोक सेवकों द्वारा विधि की अवज्ञा किया जाना या कानून को न मानना। 166 के ख में दिया गया है लोक सेवकों द्वारा पीड़ितों का उपचार न किया जाना। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया हो और वह हॉस्पिटल प्राइवेट हो, तो उसमें प्राथमिक उपचार करने से डॉक्टर मना नहीं कर सकता है। यदि ऐसा वह करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। 171 ए से लेकर के आई तक के अंतर्गत दिया गया है चुनाव से संबंधित अपराध। 171 के बी में दिया गया है चुनाव में रिश्वतखोरी, यानी कि घूस लेना या देना, दोनों ही रिश्वतखोरी के अंतर्गत आते हैं। 172 में दिया गया है समन में शामिल होने के बजाय फरार हो जाना, यानी कि न्यायालय में किसी को उपस्थित होने के लिए कहा गया है और वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो वह भी अपराधी माना जाएगा। 177 में दिया गया है सरकारी कर्मचारी या पुलिस आदि को गलत सूचना देना। 186 में दिया गया है लोक सेवकों के कार्य में बाधा डालना। 188 में दिया गया है लोक सेवकों के प्रख्यापित आदेश की अवहेलना करना। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है, फिर भी आप निकलते हैं, तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। फुटपाथ पर ठेला या रेहड़ी लगाना, इसके लिए आपको मना किया गया है, फिर भी आप लगाते हैं, तो यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। 189 में दिया गया है लोक सेवकों को धमकी देना। 191 में दिया गया है झूठे सबूत देना। 192 में झूठा सबूत गढ़ना, और 193 में दिया गया है झूठे सबूत देना या झूठे सबूत गढ़ने के लिए दंड। 201 में दिया गया है सबूत मिटाना। 211 में दिया गया है झूठा आरोप लगाना। 212 में दिया गया है अपराधी को शरण देना। 216 में दिया गया है चोर, डाकू या लुटेरे जो कि कस्टडी से भागे हुए हो, उनको शरण देना। 228 में दिया गया है न्यायाधीश का अपमान करना। 229 के क में दिया गया है बेल पर छूटे व्यक्ति का समय पर न्यायालय में उपस्थित न होना। 230 में दिया गया है सिक्के की परिभाषा। सिक्का किसे कहते हैं, तो प्रचलित धातु पर गवर्नमेंट का स्टाम्प ही सिक्का कहलाता है। 231 में दिया गया है सिक्के का कूटकरण अर्थात नकल करना। 255 में दिया गया है सरकारी स्टाम्प का कूटकरण या नकल करना। 264 में दिया गया है गलत बाँट या तराजू का प्रयोग करना, उसके लिए दंड दिया गया है 265 में। 268 में दिया गया है लोक न्यूसेंस या सार्वजनिक उपद्रव करना। 272 में दिया गया है खाद्य पदार्थों में मिलावट करना। 273 में दिया गया है मिलावटी खाद्य पदार्थों का बिक्री करना। 277 में दिया गया है सार्वजनिक जल स्रोतों को गंदा करना। 278 में दिया गया है वायुमंडल को नुकसान पहुंचाना। 279 में दिया गया है सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन में गाड़ी हाँकना। 285 में दिया गया है ज्वलनशील वस्तुएं या पेट्रोलियम पदार्थों आदि का
लापरवाही के साथ रख रखाव करना। 292 में दिया गया है अश्लील पुस्तकों की बिक्री करना। 293 में दिया गया है तरुण या टीनेज को अश्लील वस्तुएं बेचना। तरुण या टीनेज उन्हें कहते हैं जिनका उम्र 20 वर्ष से कम हो रहा हो। 294 में दिया गया है अश्लील गाने गाना। 294 के क में दिया गया है अवैध लॉटरी चलाना। 295 में दिया गया है धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाना। 296 में दिया गया है धार्मिक सम्मेलन में विघ्न उत्पन्न करना, अर्थात भगदड़ या किसी भी प्रकार की क्षति आदि करना। 298 में दिया गया है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। 299 में दिया गया है आपराधिक मानव वध करना के अंतर्गत एकाएक गुस्से में उस समय के परिस्थिति के अनुसार हो जाया करता है। इसके लिए दंड दिया गया है 304 में। 300 में दिया गया है हत्या करना। हत्या प्री प्लान्ड होता है, आगे से योजनाबद्ध तरीके से उस घटना को अंजाम दिया जाता है। इसके लिए दंड दिया गया है 302 में। 304 के ख में दिया गया है दहेज मृत्यु, अर्थात शादी के 7 साल के भीतर ही की मृत्यु दहेज मृत्यु कहलाती है। 305 में दिया गया है शिशु या पागल व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाना। 306 में दिया गया है वयस्क को आत्महत्या करने के लिए उकसाना। 307 में दिया गया है हत्या की कोशिश करना, अर्थात अटेम्प्ट टू मर्डर। 308 में दिया गया है आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करना। 309 में दिया गया है आत्महत्या करने का प्रयत्न करना। 310 में दिया गया है ठगी करना, अर्थात बच्चे आदि को चुरा करके बेच देना। 312 में दिया गया है गर्भपात करना। देखिए 312 से लेकर के 18 तक के अंतर्गत गर्भपात आदि से संबंधित ही अपराध है, तो इसे याद रखिएगा। 317 में दिया गया है बिना किसी के संरक्षण में शिशु का परित्याग करना। 319 में दिया गया है चोट करना किसी को, जिसे उपहति कहते हैं। 320 में दिया गया है गंभीर चोट करना किसी को, इसे घोर उपहति कहते हैं। 326 के क में दिया गया है एसिड अटैक करना। 326 के ख में दिया गया है एसिड अटैक करने का प्रयत्न करना। 340 में दिया गया है सदोष परिरोध, अर्थात आने जाने से रोकना या रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करना। 341 में दिया गया है आपराधिक अत्याचार करना, अर्थात दूसरे के संपत्ति को कब्जाना या उस पर हक जमाना। 349 में दिया गया है बल का प्रयोग करना। 350 में दिया गया है आपराधिक बल का प्रयोग करना। 351 में दिया गया है हमला करना। 354 में दिया गया है स्त्री की लज्जा भंग करना। 354 के क में दिया गया है यौन उत्पीड़न करना। ख में दिया गया है निर्वस्त्र करना और ग में दिया गया है छुप कर देखना तथा घ में दिया गया है पीछा करना। 359 में दिया गया है किडनैप करना और 363 में किडनैपिंग के लिए दंड। 362 में दिया गया है अपहरण करना और 364 के क में दिया गया है फिरौती, अर्थात पैसे के लिए अपहरण करना। देखिए किडनैपिंग बहला फुसला कर किया जाता है बच्चों को और अपहरण बलपूर्वक किया जाता है। किडनैपिंग के लिए बच्चों का हाईएस्टली उम्र लड़के के लिए 16 साल और लड़की के लिए 18 साल। यदि इससे ज़्यादा हैं तो वह किडनैपिंग के अंतर्गत न आकर के अपहरण के अंतर्गत आएगा। 363 के क में दिया गया है भीख मांगने के उद्देश्य से नाबालिग का अपहरण करना या उन्हें अपंग बना देना। 366 में दिया गया है नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करना। 370 में दिया गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसे व्यक्तियों का दुर्व्यापार करना भी कहा जाता है। 372 से लेकर के 73 में दिया गया है वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों की खरीद बिक्री करना। देखिए 372 अर्थात 2 जिसमें है उसके अंतर्गत बिक्री किया जाता है और जिसमें 3 है उसके अंतर्गत खरीद किया जाता है। खरीद के अंतर्गत भी 3 शब्द हैं और बिक्री के अंतर्गत 2 शब्द हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा कि वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिगों की खरीद बिक्री के अंतर्गत बिक्री में 372 और खरीद के अंतर्गत 373 आता है। 374 के अंतर्गत दिया गया है गैर कानूनी अनिवार्य श्रम, जिसे पहले के जमाना में स्लेवरी के नाम से भी जाना जाता था। 375 में दिया गया है रेप या दुष्कर्म करना तथा 376 में दिया गया है रेप या दुष्कर्म करने के लिए दंड। 376 के घ में दिया गया है गैंग रेप, अर्थात सामूहिक दुष्कर्म करना। सामूहिक दुष्कर्म के अंतर्गत एक से अधिक लोग शामिल होते हैं।
377 में दिया गया है प्रकृति विरुद्ध अपराध, अर्थात सेम जेंडर के साथ सेक्स, पशुओं के साथ सेक्स या LGBTQ आदि मामले इसके अंतर्गत शामिल हैं। 378 में दिया गया है चोरी करना। 379 में दिया गया है चोरी करने के लिए दंड। 382 में दिया गया है चोरी के दौरान गंभीर चोट लगना। 383 में दिया गया है एक्सटॉर्शन या जबरन वसूली। 384 में दिया गया है जबरन वसूली के लिए दंड। 390 में दिया गया है लूट करना तथा 392 में दिया गया है लूट करने के लिए दंड। 391 में दिया गया है डकैती करना तथा 395 में दिया गया है डकैती करने के लिए दंड तथा 396 में दिया गया है डकैती के साथ हत्या कर देना। देखिए, लूट के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग शामिल हो सकते हैं। यदि 4 से ज़्यादा लोग शामिल हैं तो वह डकैती के अंतर्गत आ जाएगा। चोरी छुप करके किया जाता है तथा लूट या डकैती बलपूर्वक किया जाता है। 401 में दिया गया है चोरों के टोली में से एक होना। 410 में दिया गया है चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा। 415 में दिया गया है छल करना। 416 में दिया गया है भेष बदल करके अर्थात प्रतिरूपण द्वारा छल करना। 417 में दिया गया है छल करने के लिए दंड। 420 में दिया गया है छल कपट या धोखाधड़ी द्वारा संपत्ति की ठगी करना। 425 में दिया गया है रिष्टी या नुकसान करना। 463 से लेकर के 489 ए में दिया गया है दस्तावेज तथा संपत्ति चिन्हों आदि से संबंधित अपराध। 470 में दिया गया है जाली दस्तावेज का प्रयोग करना। 481 में दिया गया है झूठे संपत्ति चिन्हों आदि का प्रयोग करना। झूठे संपत्ति चिन्हों आदि के अंतर्गत मान के चलिए कि किसी कंपनी का ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है या पेटेंट वस्तुएं हैं जिस पर केवल उस कंपनी का ही अधिकार है और आप उसका यूज कर रहे हो, तो ऐसे में झूठे संपत्ति चिन्हों आदि का प्रयोग करने के जुर्म में आपके ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज की जा सकती है। 489 ए के अंतर्गत दिया गया है नकली नोट छापना। 493 में दिया गया है धोखे से शादी करना या संबंध बनाना। 494 में दिया गया है पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना। 495 में दिया गया है दूसरे विवाह के दौरान पहले विवाह को छिपाना। 496 में दिया गया है जबरदस्ती शादी करना। 498 के क में दिया गया है घरेलू हिंसा या दहेज प्रताड़ना से संबंधित अपराध, अर्थात स्त्री पर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करना। 499 में दिया गया है मानहानि। मानहानि के अंतर्गत आ जाया करता है किसी भी व्यक्ति पर गलत टिप्पणी करना, झूठी बातें फैलाना या उसके प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ बोलना या लिखना भी शामिल है। 500 में दिया गया है मानहानि के लिए दंड। 503 में दिया गया है आपराधिक अभित्रास या किसी को डराना धमकाना। 506 में दिया गया है उसके लिए दंड। 509 में दिया गया है महिलाओं के साथ बदतमीजी करना। 510 में दिया गया है सार्वजनिक स्थान पर मद्य पदार्थों का सेवन कर दुराचार करना। 511 में दिया गया है अपराध करने का प्रयत्न करना। देखिए, प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में हुआ था जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ था जिसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। वर्तमान में 22वां विधि आयोग चल रहा है। क्षमा योग्य अपराध के अंतर्गत 76 से लेकर के 95 तक के अपराध आया करते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। CRPC की धारा 46(4) के तहत विशेष परिस्थितियों में यदि लगता है कि वह महिला भाग सकती है या किसी और को मार सकती है, पीट सकती है या कुछ और मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक हिंसा कर सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में महिला पुलिसकर्मियों के साथ उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, जनता कर्फ्यू CRPC की धारा 144 के तहत लगाई जाती है, ना कि IPC की धारा 144 के तहत। IPC की धारा 144 के अंतर्गत खतरनाक हथियारों से लैस होकर के विधि विरुद्ध जमाव करना शामिल है तथा CRPC की धारा 144 के तहत जनता कर्फ्यू लगाया जाता है।